नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ एक नई सफर पर, जहां हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और भारत के गौरवशाली अतीत की एक झलक पाएंगे। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं 100 से 200 ईस्वी के बीच के कालखंड की। एक ऐसा दौर जब भारत ने कई उतार चढ़ाव देखे, कई शक्तिशाली साम्राज्य उभरे और भारतीय उपमहाद्वीप की तस्वीर ही बदल गई। तो तैयार हैं आप? आइए इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कुषाण और गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष की रोमांचक कहानी। दोस्तों, 100 ईस्वी के आसपास मध्य एशिया से एक नई शक्ति का उदय हुआ, जिसे इतिहास में कुषाण साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा साम्राज्य था जिसने अपने शासनकाल में न सिर्फ भारत बल्कि मध्य एशिया, अफगानिस्तान और यहां तक कि पाकिस्तान के कुछ हिस्सों तक अपना विस्तार किया। कुषाण शासक, विशेष रूप से कनिष्क, अपनी सैन्य शक्ति और प्रशासनिक कुशलता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी, जिसका प्रभाव न सिर्फ राजनीतिक बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी देखा जा सकता है। कुषाण साम्राज्य का विस्तार वाकई काबिले तारीफ था। कल्पना कीजिए, एक ऐसा साम्राज्य जो आज के कई देशों को अपने अंदर समाये हुए था। यह उनकी शक्ति और प्रभाव का प्रमाण है। कुषाण शासकों ने व्यापार को बढ़ावा दिया, नए नए मार्ग खोले और विदेशों से संबंध मजबूत किए। इससे भारत को आर्थिक रूप से मजबूती मिली और यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया। कुषाण काल में कला और स्थापत्य को भी नई दिशा मिली। गांधार और मथुरा कला शैलियों का विकास हुआ, जो अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, कुषाण साम्राज्य का इतिहास हमें यह बताता है कि एकता और मजबूत नेतृत्व से कितना कुछ हासिल किया जा सकता है। यह एक ऐसा साम्राज्य था जिसने भारत को न सिर्फ राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बनाया, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी समृद्ध किया। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, कुषाण साम्राज्य का विस्तार बहुत बड़ा था, लेकिन क्या आपको पता है कि इस साम्राज्य का प्रभाव सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था? कुषाण शासक विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के प्रति सहनशील थे। उन्होंने किसी भी धर्म को मानने की आजादी दी थी। इसी कारण उनके शासनकाल में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का सह अस्तित्व देखने को मिलता है। कुषाण काल में बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ। खुद सम्राट कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म घोषित किया था। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई मठों और स्तूपों का निर्माण कराया। इस दौरान बौद्ध धर्म में भी कई बदलाव आए। महायान बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जो हीनयान बौद्ध धर्म से कुछ मामलों में भिन्न था। महायान बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को प्राथमिकता दी गई और बोधिसत्वों की अवधारणा का विकास हुआ। कुषाण काल में भारतीय कला को भी नई दिशा मिली। गांधार कला शैली का विकास हुआ, जिसमें ग्रीक, रोमन और भारतीय कला शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। इस शैली की मूर्तियां अपनी सुंदरता और वास्तविकता के लिए प्रसिद्ध हैं। कुषाण शासकों ने शिक्षा और साहित्य को भी बढ़ावा दिया। उनके दरबार में कई विद्वान रहते थे, जो विभिन्न विषयों पर ग्रंथों की रचना करते थे। इस दौरान संस्कृत साहित्य का भी काफी विकास हुआ। दोस्तों, कुषाण साम्राज्य का भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके शासनकाल में भारतीय कला, धर्म और साहित्य ने नई ऊंचाइयों को हासिल किया। दोस्तों, 3री शताब्दी ईस्वी में जब कुषाण साम्राज्य का पतन हो रहा था, तब भारत की धरती पर एक नई शक्ति का उदय हो रहा था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं गुप्त साम्राज्य की, जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जो एक छोटा से स्थानीय शासक था, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों, खासकर चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त ने अपनी शक्ति और क्षमता से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। गुप्त शासक न सिर्फ महान विजेता थे, बल्कि कुशल प्रशासक और कला और संस्कृति के संरक्षक भी थे। उनके शासनकाल में भारत ने शांति और समृद्धि का अनुभव किया। गुप्त काल को भारतीय कला, साहित्य, विज्ञान और खगोल शास्त्र का स्वर्णिम युग माना जाता है। इस दौरान कई महान कवि, लेखक, वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री हुए, जिन्होंने अपनी रचनाओं से दुनिया को चमत्कृत कर दिया। कालिदास, जिन्हें संस्कृत साहित्य का शेक्सपियर कहा जाता है, गुप्त काल के ही थे। उनकी रचनाओं जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज की, वो भी गुप्त काल के ही थे। उन्होंने खगोल शास्त्र पर भी महत्वपूर्ण कार्य किया और यह सिद्ध किया कि
कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह एक ऐसा युग था जब भारत ने हर क्षेत्र में उन्नति की और अपनी चमक से पूरी दुनिया को प्रकाशित किया। दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत धर्म और अध्यात्म की धरती है। यहां समय समय पर कई धर्मों और संप्रदायों का जन्म हुआ। ऐसा ही एक धर्म था बौद्ध धर्म, जिसकी स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने की थी। 100 से 200 ईस्वी के दौरान बौद्ध धर्म का भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी प्रचार प्रसार हुआ। इसमें कुषाण शासकों, खासकर कनिष्क, का बहुत बड़ा योगदान रहा। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म स्वीकार किया और इसके प्रचार के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने कई मठों और स्तूपों का निर्माण कराया और बौद्ध भिक्षुओं को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। इस दौरान बौद्ध धर्म में एक नई शाखा का भी उदय हुआ, जिसे महायान बौद्ध धर्म कहा जाता है। महायान बौद्ध धर्म हीनयान बौद्ध धर्म से कुछ मामलों में भिन्न था। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की अवधारणा का विकास हुआ। बोधिसत्व ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो निर्वाण प्राप्त करने के बावजूद दुनिया में रहकर दूसरों को दुखों से मुक्ति दिलाने का कार्य करता है। महायान बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को भी प्राथमिकता दी गई। इस दौरान बुद्ध की अनेक सुंदर मूर्तियों का निर्माण हुआ, जो आज भी दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। 100 से 200 ईस्वी का दौर बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। इस दौरान यह धर्म न सिर्फ भारत में बल्कि श्रीलंका, चीन, जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों तक फैल गया। चैप्टर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत व्यापार और वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है? 100-200 ईस्वी का दौर भी इस मामले में कुछ पीछे नहीं था। इस दौरान भारत का व्यापार न सिर्फ स्थलीय मार्गों से बल्कि समुद्री मार्गों से भी होता था। रोमन साम्राज्य, चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के मजबूत व्यापारिक संबंध थे। भारत से मसाले, रेशम, कपास, हीरे जवाहरात, हाथी दांत और कई अन्य वस्तुएं विदेशों को निर्यात की जाती थीं। वहीं विदेशों से सोना, चांदी, घोड़े, ऊनी वस्त्र और कांच का आयात किया जाता था। इस व्यापार से भारतीय व्यापारियों ने काफी धन कमाया और भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। कई नए नगरों और बंदरगाहों का विकास हुआ, जो व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। इस दौरान कुछ ऐसे कारक भी थे जिन्होंने भारतीय व्यापार को बढ़ावा दिया। इनमें से एक था शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय। कुषाण और गुप्त जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों ने व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की और व्यापारियों को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। दूसरा महत्वपूर्ण कारक था नए समुद्री मार्गों की खोज। भारतीय नाविकों ने मानसून की दिशा का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जिससे उन्हें लंबी समुद्री यात्राएं करने में मदद मिली। 100-200 ईस्वी का दौर भारतीय व्यापार के लिए स्वर्णिम युग था। इस दौरान भारत विश्व के सबसे धनी और समृद्ध देशों में से एक था। चैप्टर 6। दोस्तों, भारत प्राचीन काल से ही ज्ञान विज्ञान का केंद्र रहा है। यहां गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और अन्य विज्ञानों का विकास हजारों साल पहले ही हो गया था। 100-200 ईस्वी का दौर भी इस मामले में कुछ पीछे नहीं था। इस दौरान भारतीय विद्वानों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। गुप्त काल को तो भारतीय विज्ञान का स्वर्णिम युग भी माना जाता है। आर्यभट्ट, जो 5वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, ने शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज की। उन्होंने पाई का मान भी निकाला और यह सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ब्रह्मगुप्त, जो 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, ने द्विघात समीकरणों को हल करने का सूत्र दिया। उन्होंने ऋणात्मक संख्याओं पर भी कार्य किया और शून्य के गुणों को व्याख्यायित किया। वराहमिहिर, जो 6ठी शताब्दी के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, ने पंचांग की रचना की। उन्होंने ग्रहों की गति और नक्षत्रों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। चिकित्सा के क्षेत्र में भी इस दौरान काफी प्रगति हुई। चरक और सुश्रुत द्वारा लिखित चिकित्सा शास्त्र की प्राचीन पुस्तकों का अध्ययन किया जाता रहा और नए नए चिकित्सा पद्धतियों का विकास हुआ। 100-200 ईस्वी का दौर भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। इस दौरान भारतीय विद्वानों ने दुनिया को नई नई खोजें और आविष्कार दिए।
जिससे मानव सभ्यता को एक नई दिशा मिली। चैप्टर 7 दोस्तों 200 ईस्वी का भारत राजनीतिक और सामाजिक रूप से कैसा था? आइए इस दौर की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर एक नजर डालते हैं। इस दौरान उत्तर भारत में कुषाण साम्राज्य का शासन था, जबकि दक्षिण भारत में कई छोटे छोटे राज्य थे। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी ईस्वी के अंत में हुआ, जिसने धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत को अपने अधीन कर लिया। कुषाण और गुप्त दोनों ही शक्तिशाली साम्राज्य थे, लेकिन उनकी प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ अंतर था। कुषाण शासन केंद्रित था, जबकि गुप्त शासन विकेंद्रीकृत था। गुप्त शासकों ने स्थानीय शासकों को काफी स्वायत्तता प्रदान की थी। सामाजिक रूप से यह दौर भारत के लिए काफी जटिल था। यहां विभिन्न धर्मों, जाति और वर्ग के लोग रहते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह 4 वर्ण व्यवस्था अभी भी प्रचलित थी। इस दौरान स्त्रियों की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। उन्हें शिक्षा, संपत्ति और अन्य कई क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त नहीं थे। हालांकि कुछ अपवाद भी थे। गुप्त काल में कुछ शासक ऐसे भी हुए जिन्होंने स्त्रियों को शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में प्रोत्साहन दिया। कुल मिलाकर 200 ईस्वी का दौर भारत के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहा। यहां एक ओर शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ, तो दूसरी ओर सामाजिक जीवन में कई कुरीतियां भी जारी रहीं। आउटरो तो दोस्तों, ये थी 100 से 200 ईस्वी के बीच के भारत की एक झलक, एक ऐसा कालखंड जो राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक उथल पुथल का गवाह बना। हमने देखा कि कैसे कुषाण साम्राज्य ने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन दिया और कैसे गुप्त साम्राज्य ने भारतीय सभ्यता का स्वर्णिम युग स्थापित करने की नींव रखी। उम्मीद है आपको यह सफर पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे इतिहास के एक नए पन्ने के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।